माइक स्लीम का नाम एक मशहूर घोस्ट राइटर के तौर पर उभर रहा था। माइक का शौक था ऐसी जगहों या होटल्स की छानबीन करना जो भूत प्रेत के लिए बदनाम है और जहां लोग जाने से भी डरते हैं। पर माइक की डिक्शनरी में डर शायद था ही नहीं। वो सिर्फ अपनी आंखों देखे पर ही यकीन करता था। वो किसी भी हॉन्टेड जगह पर एक रात गुजारता था। उसने पहले ही 3 बार टूर गाइड बुक्स लिखी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। इसके बाद से ही माइक को काफ़ी होटल वाले खुद अपने होटल की छानबीन करने के लिए बुलाने लगे थे। वो दावा करते थे कि इनके होटल में भी भूत प्रीत का साया है। वो चाहते थे कि माइक इनके होटल की भूत प्रीत के मुतल्लिक कहानी अपनी किताब में लिखे। हालांकि अब तक सब लोगों के दावे झूठे ही साबित हुए थे। वो बस अपने होटल की प्रमोशन के लिए ऐसे झूठे दावे करते थे। एक दिन अपने काम से वक्त निकालकर माइक सर्फिंग करने के इरादे से समंदर के बीच पर पहुंचा, जहां ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फिंग करते हुए लोगों को देखकर माइक भी अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर तैरता हुआ समुद्री लहरों की तरफ जाने लगा। इसी दौरान एक इंश्योरेंस कंपनी का एडवर्टीजमेंट बैनर लिए आसमान में उड़ते एक एरोप्लेन पर माइक की नज़र पड़ी। वो पानी में ही रुककर इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ने लगा। इतने में ही अचानक एक तेज लहर ने माइक के सर्फिंग बोर्ड को एक झटके से उछाल दिया, जिससे वो सर्फिंग बोर्ड माइक के सर पर लगा और माइक बेहोश होकर पानी में डूबने लगा। फिर इस लहर ने माइक को बहाकर किनारे पर लापट। माइक बेजान सा किनारे पर पड़ा हुआ था। तभी एक आदमी भागता हुआ माइक की मदद करने इसके पास आया। उसी पल माइक खांसता हुआ उठ खड़ा हुआ। माइक सही सलामत था। फिर अगले दिन माइक दोबारा अपने काम पर लग गया। वो एक पोस्ट ऑफिस में पहुंचा और पोस्ट ऑफिस से अपने लिए आए हुए लेटर्स लेकर एक कैफ़े में आ गया और उन्हें पढ़ने लगा। उनमें से ज़्यादातर हॉन्टेड होटल्स के एडवर्टीजमेंट थे। तभी माइक को इनमें से एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें न्यूयॉर्क में स्थित डॉल्फिन नाम के एक होटल की फ़ोटो थी। माइक ने जब इस पोस्ट कार्ड को पलट कर देखा तो इसमें लिखा था, रूम नंबर 1408 में मत जाना। बस इसी लम्हे माइक ने होटल डॉल्फिन के रूम नंबर 1408 में जाने का फैसला कर लिया। इसने होटल डॉल्फिन में कॉल किया और रूम नंबर 1408 में रिजर्वेशन मांगी, और होटल के रिसेप्शनिस्ट ने रूम नंबर 1408 देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि माइक को कोई भी कमरा मिल सकता है मासवाए 1408 के। माइक को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने फ़ौरन होटल डॉल्फिन से जुड़ी पुराने अखबारों की छानबीन शुरू कर दी। उसे पता चला कि सन 1938 में एक फैक्ट्री ओनर ने होटल डॉल्फिन के रूम नंबर 1408 की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और बस इतना ही नहीं बल्कि अब तक इस कमरे में दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी थी। इस खबर को पढ़ने के बाद तो माइक की इस होटल के रूम से पर्दा उठाने की ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ गई। उसने उसी वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद अपने पब्लिशर्स बेम को कॉल किया और इस होटल रूम में ठहरने के लिए इसकी मदद मांगी। इस पर अपने वकील से बात करने के बाद सेम ने माइक को बताया कि कानूनी तौर पर अगर किसी होटल का कोई रूम खाली हो और होटल वाले किसी गेस्ट को डिमांड पर भी इस रूम को कमरा ना दें तो गेस्ट इस होटल पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सैम ने माइक को यकीन दिलाया कि इसका वकील माइक के लिए होटल डॉल्फिन में रूम नंबर 1400 बुक कर देगा। लेकिन फिर सैम ने माइक से पूछा कि क्या ये सचमुच न्यूयॉर्क वापस आना चाहता है, क्योंकि माइक न्यूयॉर्क शहर से ही था। माइक की शादी हो चुकी थी पर वो अपनी बीवी लिली से किसी बात को लेकर नाराज़ हो गया था और कुछ साल पहले लिली को छोड़कर लॉस एंजलिस चला आया था। माइक के वालिद उसे हमेशा लिली की अपनी ज़िंदगी में वापस लाने का मशवरा देते थे, इसीलिए माइक ने अपने वालिद से भी डिस्टेंस कर लिया था। अब माइक को सिर्फ अपने काम से मतलब था, इसीलिए वो अगली ही रात न्यूयॉर्क शहर के डॉल्फिन होटल में पहुंचा। वहां रिसेप्शन पर आकर माइक ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, आज रात के लिए इसने रूम नंबर 1401 को बुक किया हुआ है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने माइक से कुछ देर इंतजार करने को कहा और होटल के मैनेजर को अलन को वहां बुला लिया। अलन माइक को अपने ऑफिस में ले आया और उसे एक महंगी शराब की बोतल देते हुए बोला, मिस्टर माइक, ये $800 की शराब मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा होगा अगर आप रूम नंबर 1408 की जगह कोई और रूम ले लें। इस पर माइक ने कहा, आपका तोहफा कीमती ज़रूर है मिस्टर अलन, पर मुझे रूम नंबर 1408 में ही ठहरना है। ये सुनकर अलन ने कहा, अब तो ये जानते हैं ना कि रूम नंबर 1408 में कई अमवात हो चुकी हैं। आज तक कोई भी वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया है और अब इसमें होटल में एक और मौत का रिस्क नहीं उठा सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप रूम नंबर 1408 में ना ठहरें। इस पर माइक ने मुस्कुराकर कहा, कोशिश अच्छी थी पर तुम मुझे डरा नहीं पाओगे। मुझे पता है इस रूम में अब तक कई लोग खुदकुशी कर चुके हैं और ऐसे ही हादसा तो कई और होटल्स में भी हो चुके हैं और मैं वहां ठहरा भी हूं। मुझे तो वहां कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुमने अखबारों में सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, पर वो सारी तो नेचुरल डेथ थी जो अखबारों में छपी थी। असल में तो रूम नंबर 1408 में अब तक 56 अमवात हो चुकी हैं, वो भी बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से। ये कहकर अलन माइक को एक फाइल दिखाई जिसमें इस होटल रूम में मरने वाले
कैरोनोम अली राम का जिक्र था, जो मरने वाला पहला गेस्ट था। इसने अपनी ही गर्दन काट ली थी और मरने से पहले वो अपनी कटी हुई गर्दन को सुई धागे से सी रहा था। इतना ही नहीं, इस कमरे में ठहरने वाली एक औरत ने तो अपने चिकन सूप से भरे हुए बाउल में डूबकर खुदकशी कर ली थी। ये सुनकर तो माइक भौंचका रह गया। इसके बाद अलन ने माइक से कहा, इस फाइल में रूम नंबर 1408 में होने वाली मौतों की सारी मालूमात है। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में बैठो और अपनी किताब के लिए रूम नंबर 1408 के मुतालिक जो पूछना चाहते हो पूछो, लेकिन मेहरबानी करके रूम नंबर 1408 में ठहरने की जिद छोड़ दे। इस पर माइक एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। उसने इस अलन से एक गिलास वो महंगी शराब मांगी। इस पर अलन ने उसे पूरी बोतल दे दी, लेकिन शराब का एक गिलास पीने के बाद माइक ने कहा, मुझे 1408 की चाबी दे दो। माइक की जिद की आगे आखिरकार अलन ने घुटने टेक दिए और उसे रूम नंबर 1408 की चाबी सौंप दी। माइक चाबी लेकर लिफ्ट से 14 फ्लोर पर जाने लगा, जहां वो कमरा 1408 मौजूद था। उसी दौरान माइक ने पूछा, जैसा कि तुमने बताया इस कमरे में कोई जाता नहीं है, तब तो वो कमरा सालों से बंद पड़ा हुआ होगा और वहां की बेडशीट्स धूल से अटी हुई होंगी। इस पर अलन ने बताया, महीने में एक बार मेरी निगरानी में होटल के सर्वेंट्स इस कमरे की सफाई करते हैं, लेकिन हम वहाँ कभी 10 मिनट से ज़्यादा तक नहीं रुकते और मैं ये ध्यान रखता हूँ कि सफाई के दौरान इस कमरे के सारे दरवाजे खुले रहें। लेकिन इतनी एहतियात के बावजूद भी कुछ साल पहले एक लेडी सर्वेंट बाथरूम में बंद हो गई थी। वो बस कुछ लम्हे ही वहाँ बंद रही। फिर जब हमने उसे बाहर निकाला तो देखा कि इसने एक सीजर से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली हुई थीं और पागलों की तरह हमसे हंसे जा रही थी। अलन की बात सुनकर माइक की हंसी छूट गई। उसने कहा कि तुम कहना चाहते हो कि इस कमरे में कोई भूत प्रेत है या कोई शैतान है? इस पर अलन ने कहा, नहीं, वहाँ कोई भूत प्रेत या शैतान नहीं, बल्कि वो कमरा ही एक शैतान है। इसी के साथ वो लोग इस मंजिल पर पहुंच गए जहां रूम नंबर 1408 मौजूद था। अलन ने माइक से कहा, मैं बस इतने ही दूर तक तुम्हारा साथ दे सकता था। तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस रूम में मत जाओ। लेकिन माइक ने कहा, कल सुबह मिलते हैं अलन। मिस्टर अलन, ये कहकर माइक अपने रूम की तरफ चल पड़ा और अलन लिफ्ट से वापस गया। माइक इस रूम में हुई मौतों के बारे में पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस रूम में कोई अजीबोगरीब मौतों की तफसीलात ने माइक को भी थोड़ा डरा दिया था। इसी के साथ माइक रूम 1408 के सामने खड़ा हुआ। वहीं उसे एक औरत अपने बच्चे के साथ रूम नंबर 1410 में जाती हुई दिखी, जो इस रूम के बराबर में ही था। इसके बाद माइक ने डरे सहमे अंदाज में कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। माइक ने जैसे ही लाइटें ऑन की तो अंदर देखते ही इसके चेहरे के तासुरात बदल गए, क्योंकि वो रूम तो काफ़ी साफ़ सुथरा और आलीशान था। माइक ने बेफिक्र होकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद माइक बाथरूम में आया। पहले तो इसने टॉयलेट पेपर फाड़ कर अपना पसीना साफ किया, फिर इसने अपना टेप रिकॉर्डर निकाला जिसमें वो अपनी हॉन्टेड जगहों के तजर्बात को रिकॉर्ड किया करता था। टेप रिकॉर्डर को ऑन करके कमरे की छानबीन करते हुए माइक ने कहा, होटल के मैनेजर अलन को मानना पड़ेगा, एक बार के लिए इसने मुझे तो डरा ही दिया था, लेकिन ये बस एक आम सा होटल रूम है। यहाँ ड्रॉर में एक बाइबल भी रखी हुई थी। लिविंग रूम में एक फ्रिज है जो शराब की बोतलों और कुछ स्नैक्स से भरी हुई है। साथ ही यहाँ रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक थर्मोस्टेट डिवाइस भी है और ये डिवाइस एक ख़ास टेम्परेचर पर अटकी हुई है, जिससे यहाँ काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। यहाँ की कारपेट पर दाग धब्बों के निशान हैं और यहाँ एक एंटीक अलमारी भी रखी हुई है जो बाबा आदम के ज़माने की लगती है। ऐसे ही कुछ आम सामान और 2-4 पेंटिंग्स के अलावा यहाँ मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। माइक बेड पर लेटा अपने टेप रिकॉर्डर में इस कमरे का ये आंखों देखा हाल बयान कर रहा था। फिर वो उठकर खिड़की के पास आया और बताने लगा कि कमरे से बाहर का नज़ारा भी कुछ खास नहीं है। सामने बिल्डिंग्स हैं और ट्रैफिक का शोर शराबा है, जिसकी वजह से रूम का सुकून बर्बाद कर रहा है। माइक ये सब रिकॉर्ड कर ही रहा था कि तभी अचानक कमरे में एक गाना बजने लगा। माइक हड़बड़ाकर जब पीछे पलटा तो देखा कि वो गाना बेड के बगल में रखे एक रेडियो पर बज रहा था, जिसने एक घड़ी भी थी। तभी माइक ने देखा कि बिस्तर पर तकिए के ऊपर 2 चॉकलेट के पैकेट्स भी रखे थे। लेकिन ये तो अजीब बात थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो माइक इस बिस्तर से उठा था। उस वक्त तो वहाँ कोई चॉकलेट्स नहीं थे। लेकिन फिर माइक के दिमाग में आया कि ये सब ज़रूर अलन की चाल होगी। अलन का कोई आदमी इस रूम में ही छुपा हुआ होगा और इसे डराने की कोशिश कर रहा है। माइक ने एक एक करके सारी दरवाज़ों को चेक किया, अलमारियों को चेक किया, लेकिन उसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। तभी जब माइक बाथरूम में पहुंचा तो वहां एक मंजर देखकर इसके होश ही उड़ गए। कुछ देर पहले ही इसने टॉयलेट पेपर फाड़कर अपना पसीना साफ किया था और अब किसी ने इस टॉयलेट पेपर को वापस अपनी जगह पर रख दिया था। ये बड़ी ही अजीब बात थी, क्योंकि माइक बस थोड़ी देर के लिए ही तो खिड़की के पास गया था। भला इतनी जल्दी कोई कमरे में कैसे आकर इतनी जल्दी से सारे काम करके वापस भी जा सकता था? इसने पूरे कमरे की तलाशी ली और इसे वहाँ किसी के होने के कोई सबूत नहीं मिले। अब माइक दिल ही दिल में परेशान होने लगा था। तभी उसे एक साया नजर आया। माइक समझ गया कि वो अलन का ही आदमी होगा। माइक ने चीख कर इससे कहा, थोड़ी और कोशिश कर लो बेवकूफ़, ये बेकार के पैंतरे हैं। इस दौरान अब इस कमरे में काफ़ी गर्मी बढ़ गई थी। अब माइक ने रिसेप्शन पर कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि माइक कुछ बोलता रिसेप्शन इससे पूछा
मिस्टर एलन, क्या आप होटल से चेकआउट करना चाहते हैं? इस पर माइक ने चिढ़कर कहा, भला मैं चेकआउट क्यों करना चाहूँगा? मैंने तो इसलिए कॉल किया ताकि आप किसी इंजीनियर को भेजकर मेरे कमरे का थर्मोस्टेट ठीक करवाएं। इस पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो इसी वक्त एक इंजीनियर को इस रूम में भेज रहे हैं। ये सुनकर माइक के दिल को थोड़ी शांति हुई। अब एक और माइक को शक होने लगा था कि ज़रूर इस कमरे में कोई खुफिया चैम्बर है। जो कोई भी इसे डराने की कोशिश कर रहा है वो चैम्बर में ही छुपा हुआ है। वहीं इसे दूसरा ख्याल ये भी आया कि इस कमरे में न जाने कितने लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी है। और इस कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर इसने अपनी अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑन करके इसकी रोशनी में कमरे के हर एक कोने को देखने की कोशिश की, लेकिन हालांकि इस कमरे को साफ कर दिया गया था, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट की रोशनी में इसे कमरे के हर एक कोने, बेडरूम और दीवारों पर खून के निशान नजर आ रहे थे। खून के निशान देखकर माइक परेशानी महसूस कर रहा था कि इस कमरे में लोग कितनी दर्दनाक मौत मरे होंगे। इसके बाद माइक ने लाइट दोबारा ऑन कर दी और सोफे पर बैठ गया। ये सारी बातें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माइक डर के मारे सोफे पर उछल पड़ा और इसने खुद को मुतमिन किया और दरवाजे पर जाकर देखा तो बाहर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी एक इंजीनियर था जिस कमरे का थर्मोस्टेट ठीक करने आया था। माइक इंजीनियर के लिए दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। माइक ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खींचा, तब वो दरवाज़ा एक झटके से खुला जिससे माइक गिरते गिरते बचा। इस इंजीनियर ने माइक से पूछा, थर्मोस्टेट कमरे को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है या ठंडा? इस पर माइक ने कहा, तुम खुद ही अंदर आकर क्यों नहीं देख लेते? लेकिन इस इंजीनियर ने इस कमरे में दाखिल होने से मना कर दिया। इसने कहा कि वो माइक को बता तो सकता है, लेकिन अंदर आकर ठीक नहीं कर सकता। अब माइक के पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो अंदर आने का रिस्क नहीं उठा सकता था। इंजीनियर ने दरवाजे पर खड़े होकर माइक को इंस्ट्रक्शन दी, जिससे माइक थर्मोस्टेट ठीक करने में कामयाब हो गया। माइक जब इस इंजीनियर का शुक्रिया अदा करने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा इंजीनियर वहां से जा चुका था। माइक दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया और शराब की बोतल उठाई जो इसे मैनेजर ने दी थी। फिर वो बिस्तर पर बैठकर आराम से शराब के नशे में डूबने लगा। तब ये अचानक बराबर में रखे रेडियो में एक बार फिर अपने ही आप गाना बजना शुरू हो गया। डर के मारे माइक के हाथ से शराब की गिलास छूट गया। माइक ने गुस्से में इस रेडियो को बंद कर दिया, लेकिन तभी वो रेडियो अपने आप दोबारा शुरू हो गया और इस बार इस रेडियो घड़ी में 1 घंटे का टाइमर सेट हो गया था। माइक डर कर पीछे हट गया। इसी लम्हे माइक को मैनेजर एलन की वो बात याद आई कि कोई भी इस कमरे में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक सका था। हालांकि माइक को अब भी ये एलन की चाल लग रही थी। वो इसे दिल ही दिल में गालियां दे रहा था। इसी दौरान अचानक माइक को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। माइक को कुछ समझ ही नहीं आया। वो खिड़की के पास गया और ट्रैफिक की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसे अब कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। माइक परेशान होकर जब खिड़की के पास से हट रहा था तभी खिड़की का शीशा एक झटके से नीचे गिरा, जिससे माइक का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। माइक दर्द से बिलबिला उठा। उसने जैसे तैसे करके खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और बाथरूम में आकर ठंडे पानी से अपना खून साफ करने लगा, लेकिन तभी अगले ही लम्हे नल से ठंडे पानी की जगह गर्म पानी की धार फूट पड़ी, जिसने माइक के जख्म को झुलसा कर रख दिया। माइक दर्द से तड़पता हुआ एक कोने में दुबक गया। इसने गुस्से में इस नल को लात मारकर बंद कर दिया। फिर माइक हाथ बाथरूम से बाहर आया और अपने हाथ में अपना रुमाल बांध लिया। तब ये अचानक एक बार फिर इस रेडियो पर वही गाना बज उठा। इस पर तंग आकर माइक ने झटक कर इस रेडियो का प्लग ही निकाल दिया, लेकिन प्लग निकालने के बावजूद भी रेडियो की घड़ी पर लगा टाइमर बंद नहीं हुआ। ये देखकर माइक सुन रह गया। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। माइक ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर रिसेप्शनिस्ट ने माइक से कहा, मिस्टर एलन, आपने ऑर्डर किया था, इसमें 10 मिनट और लगेंगे, आपको इंतज़ार करना होगा। ये सुनकर माइक चौंक उठा, क्योंकि इसने तो कोई सैंडविच ऑर्डर ही नहीं किया था। माइक ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, ठीक है, मैं हार गया। अब तुम लोग अपनी ये चालबाजी बंद करो। मुझे अभी के अभी यहाँ से चेकआउट करना है, क्योंकि मैं ज़ख्मी हूँ। रिसेप्शनिस्ट इसकी बातों को इग्नोर करते हुए सुनी अनसुनी करते हुए अपने किचन की मेन्यू बताने लगी। इस पर माइक ने रिसेप्शनिस्ट को गालियां देकर फ़ोन काट दिया। अब माइक इन सारी परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था और एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। वो अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ आया और दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा फिर से जाम हो चुका था। माइक के पूरा जोर लगाने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। माइक को लगा कि शायद दरवाज़ा लॉक हो गया। इसने चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो चाबी घुमाते ही किसी तनके की तरह टूट गई और इसका बाकी का हिस्सा दरवाजे के अंदर ही रह गया। फिर माइक ने की होल में चाकू घुसाकर जैसे तैसे दरवाजे का लॉक खोला और जब इसने दरवाजे के नॉब को पकड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो नॉब टूटकर माइक के हाथ में आ गई। गुस्से में तंग आकर माइक दरवाजे को लाते मार मार कर मदद के लिए आवाज़ें देने लगा, लेकिन ना तो दरवाज़ा टूटा और ना ही माइक की आवाज़ दरवाजे से बाहर जा पाई। तभी माइक ने जब होल से बाहर झांकने की कोशिश की तो उसे इसकी ही अपनी ही आंखें दिखाई देने लगी। माइक डर कर दरवाजे से दूर हट गया। फिर वो भागकर खिड़की के पास आया और चिल्लाकर मदद के लिए आवाज़ देने लगा, लेकिन ट्रैफिक की आवाज़ में इसकी आवाज़ दबकर रह गई। तभी माइक को सामने की बिल्डिंग में एक आदमी खिड़की के पास बैठा दिखाई दिया। माइक चीखता चिल्लाता उसे मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन
खुशकिस्मती से इस आदमी ने माइक को देख लिया और उठकर खिड़की के पास आया। माइक ने चिल्लाकर इसे पुलिस को कॉल करने का इशारा किया। तभी खिड़की पर मौजूद वो आदमी माइक की मदद करने के बजाय उसकी नकल उतारने लगा। माइक जो भी हरकत करता वो सेम वही हरकत करता। ऐसा लग रहा था जैसे माइक आईने के सामने खड़ा हो। ये देखकर माइक हैरान था और अंधेरा होने की वजह से इस आदमी की शक्ल भी नहीं नज़र आ रही थी। इस पर माइक ने एक लैंप उठाया और उसको अपने चेहरे के करीब किया। ठीक इसी टाइम इस आदमी आदमी ने भी लैंप उठाकर अपने चेहरे पर रोशनी डाली। माइक ने जो देखा इससे इसके होश ही उड़ गए। वो आदमी माइक का डुप्लीकेट था। तभी अचानक इस आदमी के पीछे कोई शख्स आकर खड़ा हुआ और एक हथौड़े से मारकर इसका सर उड़ा दिया। ये सब देखकर माइक भी पीछे मुड़ा तो पीछे सेम हथौड़े वाला आदमी खड़ा था। वही हथौड़े वाला शख्स खड़ा था। वो शख्स हथौड़े से माइक पर बेतहाशा हमला करने लगा और माइक किसी तरह से इससे बचता हुआ आंखें बंद करके एक कोने में दुबक गया और अगले ही लम्हे जब इसने अपनी आंखें खोली तो वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। माइक की जान में जान आई। माइक उठकर वापस खिड़की के पास आया और एक लैंप उठाकर नीचे फेंका, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऊपर देखे और इसकी मदद के लिए पुलिस को कॉल करे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लैंप गिरने की थोड़ी देर बाद ही हवा में गायब हो गया। ये देखकर माइक की हैरानी का ठिकाना न रहा। माइक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। तभी माइक को याद आया कि यहाँ आने से पहले अल्लाह ने इससे शराब की महंगी बोतल दी थी जिसे इसने पिया भी था और इसने वो चॉकलेट भी तो खाई थी। माइक को यकीन था कि ज़रूर इस शराब या चॉकलेट में कोई ड्रग मिला हुआ था जिसके असर से ही इसे हेलोरेशन हो रहा था। माइक अपने दिमाग को काबू में रखने की कोशिश करने लगा पर तभी लिविंग रूम से इसे एक आवाज़ आई, डैडी मैं आपको देख सकती हूँ। इसे सुनकर माइक का दिमाग ही सुन पड़ गया क्योंकि वो आवाज़ इसकी बेटी कैटी की थी जिसकी कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। माइक लिविंग रूम में आया और वहाँ कोई भी नहीं था। तभी अगले ही लम्हे इस कमरे के हर कोने में कैटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। माइक ठटक कर जैसे एक जगह पर बैठ गया। तब अगले ही लम्हे माइक की नज़र खिड़की की तरफ गई और माइक को वहाँ एक आदमी और एक औरत एक एक करके खिड़की से कूदते नजर आए और इसके ठीक लिविंग रूम में कुछ तड़पते जैसी आवाज़ आई। माइक भागकर जब लिविंग रूम में गया तो देखा कि वहाँ एक दीवार में दरार पड़ गई थी और इस दरार से खून की धार बह रही थी। इन सारी परेशानियों ने माइक को सच और वहम के जाल में उलझा दिया था। इसे लगने लगा था कि वो ख्वाब देख रहा है क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब परेशानी तो ख्वाब में ही आ सकती थी। माइक ने सोचा कि अगर वो सब ख्वाब में है तो वो कुछ भी कर सकता है, इससे वो मरेगा तो नहीं। ये सोचकर माइक ने डिसाइड किया कि वो खिड़की से निकलकर दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करेगा। इसने दरवाजे में मौजूद मैप में देखकर अंदाज़ा लगाया दूसरे कमरे की खिड़की बाहर से बस 18 फीट की दूरी पर है। वो खिड़की से बाहर निकला और बड़ी मुश्किल से एक पतली सी जगह पर पैर जमाकर सिरकता हुआ दूसरे कमरे की खिड़की की तरफ जाने लगा। इसके अंदाजे के मुताबिक दूसरे कमरे की खिड़की 9 कदमों की दूरी पर होनी चाहिए थी। इसने अपनी जान की बाजी लगाकर किसी तरह सिरकते हुए 9 कदमी की दूरी तय कर ली। तभी उसे एक ज़ोर का झटका लगा जब उसने देखा कि वहाँ दूर दूर तक कोई भी कमरे की खिड़की ही नहीं थी। इसी घबराहट में माइक के कदम लड़खड़ा गए और वो नीचे गिरते गिरते बचा और इसने किसी तरह अपने डर पर काबू पाया और खुद को संभालता हुआ वापस अपनी खिड़की पर लौट आया। पर वो जैसे ही खिड़की से अंदर घुसने लगा तभी अंदर से एक अनजान औरत ने पीछे धक्का दिया और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। खुशकिस्मती से वो एक दीवार से लटक गया। तभी वो औरत जिसने माइक पर हमला किया था वो खिड़की से नीचे कूद गई और वो खिड़की बंद होने लगी। माइक अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर चढ़ा और खिड़की बंद होने से पहले वापस कमरे के अंदर घुस गया। माइक की जान में जान नहीं। अब माइक को यकीन हो चुका था कि ये कोई ख्वाब नहीं है, वरना इतने झटके लगने से वो कब का ख्वाब से जाग गया होता। इतने में ही माइक की नज़र दरवाजे पर मौजूद मैप पर पड़ी। इसने देखा कि अब इस मैप से होटल के बाकी कमरे गायब हो चुके थे और इसमें 1408 नंबर का कमरा ही मौजूद था, वो भी होटल के बीचों बीच। माइक ने जब अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो देखा कि कमरे की खिड़की दीवारों से पैक हो चुकी थी। ये सब देखकर माइक का जैसे सर फटने लगा। इसी लम्हे माइक को अपने मोबाइल फ़ोन का ख्याल आया। इसने अपने बैग से मोबाइल निकाला लेकिन इसके मोबाइल पर सिग्नल ही नहीं थे। फिर इसने फ़ौरन अपना लैपटॉप ओपन किया। इसके लैपटॉप पर इंटरनेट काम कर रहा था। इसने फ़ौरन अपनी बीवी लिली को वीडियो कॉल किया। खुशकिस्मती से लिली ने कॉल रिसीव कर लिया। लेकिन माइक के लिली को छोड़ जाने पर लिली माइक से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। माइक इससे माफ़ी मांगता है, इससे मदद की दरख्वास्त करने लगा। इसने कहा प्लीज़ पुलिस को कॉल करो और उन्हें बताओ कि मैं डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 में फंस गया हूँ। इस पर लिली ने यह सुनकर और ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया। माइक न्यूयॉर्क में है और वो इससे मिलने भी नहीं आया। माइक लिली से मदद मांगता रहा और लिली इससे शिकायतें करती रही। तभी ये अचानक इस कमरे का फायर सेंसर ऑन हो गया जिससे ऊपर मौजूद फायर स्प्रिंकल से पानी की बौछार होने लगी। वो पानी लैपटॉप पर पड़ते ही लैपटॉप बंद हो गया। माइक ने गुस्से में एक लड़की का टुकड़ा उठाकर इस स्प्रिंकल पर मारा जिससे पानी की बौछार रुक गई। इसी दौरान माइक की नज़र फायर स्प्रिंकल के पास मौजूद वेंटिलेशन पर पड़ी। माइक को वेंटिलेशन से बाहर निकलने का आइडिया आया। माइक ने अपने चाकू से एक वेंटिलेशन की जाली को खोल दिया और इसके अंदर घुस गया। इस वेंटिलेशन से होते हुए माइक दूसरे कमरे के
वेंटिलेशन जाली तक गया और नीचे झांक कर देखा, नीचे एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। माइक ने इस औरत को मदद के लिए आवाज़ दी और तभी कुछ अजीब हुआ, इस कमरे से माइक की ही आवाज़ वापस आने लगी। इसी लम्हे इस औरत ने माइक की तरफ देखा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि माइक की बीवी लिली थी, जो इनकी बेटी कैटी को गोद में लिए बैठी थी। असल में वो माइक के ही गुजरे हुए कल का एक लम्हा था। इसे देखकर माइक का दिमाग ही चकरा गया। वो डर के मारे वहां से आगे बढ़ा। तभी आगे जाकर इसे एक और वेंटिलेशन जाली नजर आई, पर जब इसने नीचे झांक कर देखा तो एक बार फिर इसे इसके गुजरे हुए कल का अक्स दिखाई दिया, जिसमें किसी बात को लेकर इसके और इसके वालिद के बीच में कोई बहस हो रही थी। इन सब रिश्तों से माइक को अपने गुजरे कल की कुछ गलतियां याद आने लगी। दरअसल कुछ साल पहले माइक और इसकी बीवी लिली अपनी बेटी कैटी के साथ हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन इन्हें पता चला कि कैटी को एक लाइलाज बीमारी है, जिसकी वजह से ये कुछ ही दिनों में मरने वाली है। इस खबर ने माइक और लिली की जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया। लिली सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी और अपनी बेटी कैटी के आखिरी वक्त में वो इसे मजहबी बातें सिखाती रहती थी। वो कहती थी कि एक दिन हर इंसान मर जाता है और जन्नत में जाता है, वैसे ही कैटी जन्नत में जाएगी जहां वो गॉड से मिलेगी और जन्नत में इसे हर खुशी मुयस्सर होगी। लेकिन माइक एक नॉस्टिक था। वो चाहता था कि लिली कैटी को मजहबी बनाना छोड़कर इसका दिल बड़ा करे फिर और इसे हकीकत से रोशनास करे और इसे हिम्मत बंधाए। फिर एक दिन कैटी दुनिया से चल बसी। तभी माइक कैटी की मौत का सारा इल्ज़ाम लिली पर धरने लगा। वो लिली से इस बात पर झगड़ने लगा कि अगर लिली मजहबी बातें छोड़कर कैटी का मोराल बढ़ाती तो शायद कैटी बच जाती। माइक इस वक्त जो देख रहा था, इसमें इसके वालिद यही समझा रहे थे कि वो लिली को कैटी की मौत का जिम्मेदार ठहराकर गलत कर रहा है, लेकिन माइक इस बात पर अपने वालिद से भी नाराज़ हो गया था और वो अपने वालिद और लिली को छोड़कर हमेशा के लिए लॉस एंजलिस चला गया था। तभी लिली अकेली पड़ गई थी। तब माइक के वालिद ओल्ड एज होम में अपना बुढ़ापा काट रहे थे। तभी माइक के वालिद ने उसे घूर कर देखा, जिससे डर कर माइक वेंटिलेशन आगे बढ़ गया। लेकिन अब माइक को वेंटिलेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी थोड़ा आगे जाते ही माइक को एक जगह पर किसी आदमी की लाश दिखाई दी, जो धूल और मकड़ी के जालों में लिपटी हुई थी। इस आदमी को मरे कई साल हो चुके थे। माइक ने जब पास जाकर देखा तो इस आदमी की गर्दन पर सुई धागा लगा हुआ था। माइक समझ गया कि ये कपेनोमेली की लाश है, जो रूम नंबर 1408 का पहला केस था, और वो अपना गला काटने के बाद इसे सुई धागे से सीने की कोशिश करता हुआ मर गया था। तभी अचानक वो मुर्दा जाग उठा। इसे देखकर डर के मारे माइक की सांसें ही रुक गईं। वो पलटकर पूरी तेजी के साथ वहां से भागा, पर इस मुर्दे ने माइक के पैरों को पकड़ लिया। झटपटाते हुए माइक ने इस मुर्दे के सर पर जोर से लात मारी, जिससे इसकी खोपड़ी फूट गई और माइक भागकर वेंटिलेशन में वापस आ गया। इसी कमरे में रूम नंबर 1408 में कूद गया। दोबारा इस रूम में आकर माइक ने सुकून की सांस ली। अपने दिल को पुरसकून रखने के लिए माइक ने शराब पीने का सोचा, पर जब इसने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर इसे होटल का मैनेजर अलन दिखाई देने लगा। माइक से कहता है, बताइए मिस्टर माइक, कि अब आपको भूतों पर यकीन है या अब भी भूतों पर यकीन नहीं करते? ये सुनकर माइक ने गुस्से में कहा, मुझे पता था अलन, ये सब तेरी चाल है। आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? इस पर अलन ने कहा, तुम्हें अपने गार्ड पर यकीन नहीं और ना ही तुम भूत प्रीत और गार्ड का मजाक बनाकर लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हो। ये सुनकर माइक अलन पर गुस्से से बुरी तरह चिल्लाने लगा, लेकिन असल में तो माइक फ्रिज पर ही चिल्ला रहा था। अलन तो वहां था ही नहीं। माइक इस फ्रिज को बंद करके वापस आया और वहां रखी बाइबल उठाकर दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया, ठीक है, मैं गलत था और अगर भूत प्रेत होते हैं तो गॉड भी होता है। ये कहकर माइक ने बाइबल पढ़ने के लिए इसे खोला, लेकिन अब इस बाइबल के सारे वर्क बिल्कुल साफ थे। तभी माइक को एक बार फिर इसके गुजरे कल की एक झलक दिखाई देने लगी, जिसमें इसकी बेटी कैटी अपने आखिरी वक्त हॉस्पिटल के बेड पर काट रही थी और इसकी माँ लिली इसे ये दिलासा दे रही थी कि मौत के बाद वो गॉड के पास जाएगी, जहां इसे अच्छे दोस्त मिलेंगे। लेकिन माइक लिली की इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। इसके बाद माइक ने वो दिन देखा जब कैटी चल बसी और माइक लिली से कह रहा था कि अगर वो कैटी को गॉड के बारे में बताना छोड़कर इसे जीने की उम्मीद दिलाती तो वो बच सकती थी। दरहकीकत माइक को एहसास होने लगा कि इसने कितना गलत किया था, क्योंकि कैटी को बचाना किसी के भी हाथ में नहीं था। इसी लम्हे इस कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि हर तरफ बर्फ जमने लगी। माइक ठंड से कांपता हुआ चादर लपेटकर एक कोने में बैठ गया और गर्माहट के लिए कमरे की चीज़ों से आग जलाने लगा। माइक को अब ऐसा एहसास होने लगा कि वो जहन्नम में आ गया और अपने बुरे कामों की सज़ा भुगत रहा है। तभी माइक को इसके लैपटॉप से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ माइक की बीवी लिली की थी। माइक ने फ़ौरन लैपटॉप ओपन किया और लिली को वीडियो कॉल पर देखकर खुश हो गया। माइक ने लिली से फिर पुलिस को कॉल करके मदद लाने के लिए कहा। इस पर लिली ने बताया कि इसने तो पुलिस को कॉल करके रूम नंबर 1408 में भेजा था, पर रूम नंबर 1408 में तो कोई भी नहीं था। ये सुनकर माइक चौंक गया। तभी लिली ने माइक से कहा, घबराओ मत, 15 मिनट में खुद तुम्हें लेने वहाँ पहुँच रही हूँ। और माइक ने घड़ी में देखा तो इसके पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। माइक ने लिली से कहा, जल्दी से आना होगा वरना वो नहीं बचेगा। पर तभी स्क्रीन पर दिख रही माइक की इमेज ही लिली से बात करने लगी। इसने लिली को 15 मिनट बाद इस रूम में आने को कहा। ये सुनकर माइक समझ गया कि अब वो रूम लिली का भी शिकार करना चाहता है। माइक लिली को इस होटल रूम में आने से रोकने के लिए
आवाज़ें देने लगा और तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। इतने में ही अचानक वो कमरा अपने आप ही तहस-नहस होने लगा और वहाँ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। इसी लम्हे इस कमरे में मौजूद सारी पेंटिंग्स में जैसे जान पड़ने लगी। ये देखकर माइक ने गुस्से में एक समंदर की पेंटिंग पर लकड़ी से वार किया, जिससे वो पेंटिंग टूट गई और इसके अंदर से समंदर का पानी निकलकर कमरे में भरने लगा, जिससे वो कमरा पूरी तरह पानी से भर गया और माइक पूरी तरह इस पानी में डूब गया। तभी अगले ही लम्हे एक चमका देने वाला मंजर हमारी आंखों के सामने आया। माइक की आंखें खुली और इसने खुद को समंदर के किनारे पड़ा हुआ पाया। माइक सर्फिंग के कपड़ों में था। दरअसल ये वही सीन था जब माइक सर्फिंग करते हुए समंदर में डूब गया था और लहरों ने इसे बहाकर किनारे पर ला पटका था। तभी एक आदमी माइक को मुसीबत में देखकर उसे हॉस्पिटल ले आता है। कुछ लम्हे बाद जब माइक को होश आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल के बेड पर था और लिली इसके पास मौजूद थी। माइक ने लिली से पूछा कि क्या मैं न्यूयॉर्क में हूँ। इस पर लिली ने इसे बताया कि वो लॉस एंजलिस में है। इसने आगे बताया कि सर्फिंग के दौरान माइक का सर्फिंग बोर्ड इसके सर से टकराया था, जिससे वो बेहोश हो गया था, जिसके पास कुछ लोगों ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। माइक खुद को वहां पाकर हैरान था। इसने लिली को बताया कि वो तो डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 में फंसा था, जहां से इसने लिली को कॉल भी किया था। लिली ने कहा इसे तो कोई कॉल नहीं मिली थी। ये सुनकर माइक का दिमाग घूम गया। माइक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही लिली के साथ एक रेस्टोरेंट में आया और इसे रूम नंबर 1408 की पूरी कहानी सुनाई। इस पर लिली ने माइक से कहा कि वो सब माइक का एक बुरा ख्वाब था और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी माइक को इस रेस्टोरेंट में एक औरत दिखाई दी। ये वही औरत थी जो माइक को रूम नंबर 1408 में खिड़की से कूदती हुई नजर आई थी। पर माइक के पलक झपकते ही माइक को इस औरत की जगह वहां कोई और ही औरत दिखने लगी थी। यानी कि वो बस माइक का वहम था। अगले दिन माइक पोस्ट ऑफिस पहुंचा और वहां से अपने लेटर्स को कलेक्ट किया। माइक ने लेटर्स में होटल डॉल्फिन का वो पोस्ट कार्ड तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इससे वहां कोई पोस्ट कार्ड नहीं मिला। फिर माइक अखबारों में होटल डॉल्फिन में पेश आने वाले हादसात की तहकीकात में जुट गया। इससे पहले की तरह एक अखबार में एक फैक्ट्री ओनर की सुसाइड की खबर मिली, जिसके बारे में माइक ने पहले पढ़ा था कि इस फैक्ट्री ओनर ने होटल डॉल्फिन के रूम नंबर 1408 से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पर अब तो अखबार में कुछ और ही लिखा हुआ था। इस अखबार में लिखा था कि इस फैक्ट्री ओनर ने एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान दी। वो खबर पढ़कर अब माइक को भी समझ आने लगा था कि उसके साथ पेश आने वाला हादसा बस एक ख्वाब ही था, और वो ख्वाब इससे तब आया था जब वो सर्फिंग के दौरान बेहोश हो गया था, और ख्वाब ने माइक को इसके बुरे कामों का एहसास दिला दिया था। माइक लिली और अपने वालिद को छोड़कर जाने के लिए शर्मिंदा था। माइक ने लिली और अपने वालिद के पास जाकर इनसे माफ़ी मांगी, लेकिन वो ख्वाब माइक के दिमाग में किसी हकीकत की तरह बसा हुआ था। वो ख्वाब को अपने दिमाग से निकालने के लिए माइक ने एक पूरी किताब लिख डाली और इस किताब का नाम रखा 1408। फिर वो इस किताब को अपने न्यूयॉर्क में मौजूद पब्लिशर को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस गया और उसने वहाँ एक मुलाजिम से कहा मुझे जल्द से जल्द ये पैकेज न्यूयॉर्क भेजना है। इस पर वो मुलाजिम जैसे ही माइक की तरफ मुड़ा, इसे देखकर माइक के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वो मुलाजिम डॉल्फिन होटल का वेटर था। तभी माइक ने देखा कि इस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सारे मुलाजमीन डॉल्फिन होटल का ही स्टाफ थे। इतने में ही अचानक इन लोगों ने हथौड़ा उठाकर इस पोस्ट ऑफिस को तोड़ना शुरू कर दिया। इस ऑफिस की दीवार टूटते ही उसकी दूसरी तरफ डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 की दीवारें नजर आने लगी। ये देखकर माइक का सर ही घूमने लगा और देखते ही देखते माइक दोबारा रूम नंबर 1408 में आ गया। और इसका मतलब ये था कि रूम नंबर 1408 में पेश आने वाले हादसात माइक का ख्वाब नहीं थे बल्कि हकीकत थे। और माइक अब भी होटल रूम से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन इस पर वो कमरा वाजे नजर आ रहा था। माइक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इतने में ही माइक को वहाँ इसकी बेटी कैटी नजर आई। माइक अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगा और तभी अचानक एक बार फिर वहाँ वो रेडियो बज उठा और उसी लम्हे माइक की बेटी राख में बदल गई। माइक परेशान होकर इस कमरे की चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगा और आखिर में थक कर वहीं गिर पड़ा। इतने में ही इस रेडियो पर मौजूद घड़ी में 1 घंटे का टाइमर सेट हो गया और माइक ने खुद को दोबारा इस होटल रूम में पाया जहां सब कुछ पहले की तरह साफ सुथरा था। और इस गाड़ी में एक बार फिर 1 घंटे का टाइम शुरू हो गया था। तभी इस कमरे का फ़ोन बजा। वहाँ इससे फ़ोन उठाया और बोला तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, मुझे ऐसे तड़पा क्यों रहे हो। इस पर इससे जवाब मिला मिस्टर माइक, हम अपने हर गेस्ट को 2 चॉइस देते हैं। आप चाहें तो बार बार हर घंटे हमारी सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर हमारा एक्सपीरियंस एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस लेकर चेकआउट कर सकते हैं। ये सुनकर माइक ने फ़ोन का रिसीवर टेबल पर ही रख दिया और लिविंग रूम में आया। तभी उसे वहाँ एक फांसी का फंदा दिखाई दिया। यानी कि एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस का मतलब था कि खुद अपनी जान देकर हमेशा के लिए इस कमरे और दुनिया से जान छुड़ा लेना। अब माइक को समझ आ चुका था कि इस कमरे में आने वाले गेस्ट अपनी जान क्यों ले लेते थे। दरअसल इस कमरे में कोई भूत प्रेत या शैतान नहीं था, बल्कि वो कमरा खुद एक शैतान था जो इसमें ठहरने वाले लोगों को इनके बुरे कामों की झलक दिखाकर और इन्हें भयानक परेशानियों में डालकर उन्हें इस तरह तड़पाता था कि वो लोग अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठने पर मजबूर हो जाते थे, और जो लोग बच जाते थे
उन्हें वो कमरा दो चॉइस देता था, या तो हर घंटे तड़पते रहें या इस कमरे के बताए हुए तरीके से अपनी जान लेकर दुनिया से रुखसत हो जाएं। यही वजह थी कि इस शैतानी कमरे में आज तक कोई जिंदा नहीं लौट पाया था। इसी लम्हे माइक को आईने में फंदे से लटकी इसकी अपनी लाश नजर आई और इसे देखते ही माइक ने फ़ोन कट कर दिया, लेकिन तभी फ़ोन फिर बजा। माइक ने फ़ोन उठाया तो इसे आवाज़ आई, माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपको बताना भूल गई थी, आपकी बीवी ने कुछ देर पहले कॉल किया था, वो 5 मिनट में इस कमरे में आ रही। ये सुनकर माइक ने कहा, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर मेरी बीवी को छोड़ दो। और तभी वो फ़ोन पूरी तरह से पिघल गया। तब माइक पुरसकून हो गया, फिर शराब की बोतल उठाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने रुमाल को फाड़कर इसे शराब की बोतल के अंदर डाल दिया और इस शराब की बोतल से एक बम तैयार कर लिया। फिर माइक ने कहा, मैं ज़िंदगी भर सेल्फिश रहा, लेकिन अब मैं और किसी को इस कमरे का शिकार नहीं होने दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, पर साथ में इस शैतानी कमरे को भी जलाकर राख कर दूंगा। ये कहकर माइक ने इस होटल में आग लगाई और इसे बेडरूम में फेंक दिया, जिससे वो पूरा कमरा जलने लगा और माइक आराम से सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। दूसरी तरफ होटल में अफरा तफरी मची हुई थी। इसी दौरान लिली भी वहां पहुंच गई और होटल में आग लगी देखकर फायर ब्रिगेड वालों से अपने शोहर माइक को बचाने की दुहाई देने लगी। तभी इस कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और माइक इस शैतानी रूम के साथ ही जलकर मौत को प्यारा हो गया। इसके साथ ही इस कमरे के दरवाजे पर लिखे रूम नंबर 1408 की स्याही खून की तरह बहकर मिट गई, जिसका मतलब ये था कि अब वो शैतानी रूम हमेशा के लिए महफूज हो गया है। फिर कुछ दिन बाद माइक का फ्यूनरल रखा गया था। माइक की बीवी लिली ने अपनी बेटी कैटी की कब्र के पास ही माइक की लाश को दफन किया। इसके बाद लिली वहां से जाने लगी। इसी दौरान डॉल्फिन होटल का मैनेजर अलन लिली से मिलने आया। अलन ने लिली से कहा, मुझे माइक की मौत का अफसोस है और माइक की मौत ज़ाया नहीं गई। रूम नंबर 1408 को तबाह करके माइक ने हमारी मदद की है। माइक की वजह से अब इस कमरे में किसी की मौत नहीं होगी। ये बताकर अलन लिली को एक बॉक्स देते हुए बोला, ये हमें रूम नंबर 1408 की सफाई करते वक्त मिला था। लेकिन लिली इस वक्त कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। इसने वो बॉक्स लेने से इनकार कर दिया और वहाँ से चली गई। फिर अलन वापस अपनी कार में लौट गया। तभी इसने माइक के इस सामान का बॉक्स खोला। इसके अंदर माइक का वो टेप रिकॉर्डर भी था। अलन ने इसे सुनने लगा। तभी अलन को माइक की बेटी कैटी की आवाज़ सुनाई दी, जो बार बार अपने वालिद को पुकार रही थी। इसे सुनकर अलन भी चौंक गया। तभी इसने कार के पीछे वाले शीशे में देखा। इससे पीछे एक बच्ची दिखाई दी जो अपने वालिद को पुकार रही थी और इसको लगा कि शायद इसने इसे पीछे मौजूद बच्ची की ही आवाज़ सुनी होगी। तब ये अचानक इसे पिछली सीट पर माइक नजर आया, जो पूरी तरह जला हुआ था। उसने फ़ौरन पीछे पलट कर देखा और पीछे कोई भी नहीं था। अलन ने इसे वहम समझकर खुद पर हंसता हुआ कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। इसके साथ ही कहानी वापस रूम नंबर 1408 में आ गई, जहां माइक अब भी वहीं इस शैतानी कमरे में मौजूद नजर आता है और खिड़की के पास खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। हालांकि वह कमरा पूरी तरह जल चुका था। तभी माइक को इसकी बेटी ने पुकारा। अपनी बेटी की पुकार सुनकर माइक दरवाजे से आर पार चला गया। माइक अब इस शैतानी कमरे से आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन एक रूह के रूप में। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों का कहना है कि हमारी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर भी क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।